24 दिसंबर 1964 की वो रात तमिलनाडु के धनुषकोडी के लिए एक भयानक तबाही लेकर आई। एक शक्तिशाली समुद्री तूफान ने उस रात इस छोटे से शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लहरों के जोरदार प्रहार ने रामेश्वरम और तमिलनाडु को जोड़ने वाले लगभग 2500 मीटर लंबे ऐतिहासिक पम्बन ब्रिज को भी ध्वस्त कर दिया। इस विनाश की सबसे त्रासदपूर्ण घटना यह थी कि जब समुद्र की लहरों ने ब्रिज को अपनी चपेट में लिया, उस समय वहां से एक पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। ट्रेन सहित सभी यात्री भीषण लहरों में समा गए। उसी दौरान इंजीनियर श्रीधरन भारतीय रेलवे में सेवा दे रहे थे और कर्नाटक में उनकी तैनाती थी। हालांकि यह उनके करियर का चुनौतीपूर्ण समय था। कार्यालय की आंतरिक राजनीति के कारण वे परेशानियों का सामना कर रहे थे। उन्हें बार बार तबादलों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे ऐसा लगता था मानो उन्हें सबक सिखाने की कोशिश की जा रही हो। इस उथल-पुथल से हताश होकर श्रीधरन ने बेंगलुरु में रेलवे के चीफ इंजीनियर के प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट पर जाने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया था। जब ये विनाशकारी तूफान आया, उस समय वे क्रिसमस मनाने के लिए बेंगलुरु से बाहर गए हुए थे। तबाही की खबर फैलने के बाद उन्हें तत्काल फोन किया गया और उनकी छुट्टी रद्द करते हुए तुरंत कार्यालय लौटने का निर्देश दिया गया। अगले दिन श्रीधरन दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें चेन्नई जाने का आदेश मिला। वहां पहुंचकर उन्हें जानकारी दी गई कि उनका नया कार्य पम्बन ब्रिज को फिर से खड़ा करना है, जो तूफान के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इस विशाल परियोजना के लिए उन्हें मात्र 6 महीने का समय दिया गया था। पम्बन ब्रिज को दोबारा स्थापित करना अपने आप में बेहद कठिन काम था, लेकिन इसे इतने कम समय में पूरा करना और भी बड़ी चुनौती थी। श्रीधरन की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब उनकी अगली बैठक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुलाई गई। इस बैठक में उन्हें बताया गया कि पहले दिए गए 6 महीने के समय में बदलाव कर दिया गया है। अब ये काम सिर्फ 3 महीने में पूरा करना होगा। इसकी वजह यह बताई गई कि पम्बन ब्रिज का महत्व इतना अधिक है कि भारत सरकार इसे जल्द से जल्द बहाल करना चाहती है। रेल मंत्री ने स्वयं इस समय सीमा का निर्देश दिया था, जिसे टालना संभव नहीं था। श्रीधरन ने यह समझाने की कोशिश की कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 3 महीने का समय काफी कम है। उन्होंने बताया कि ब्रिज के 146 में से 126 गार्डर बह चुके हैं और ब्रिज की कुल लंबाई भी काफी अधिक है। उन्होंने निवेदन किया कि पहले उन्हें स्थल पर जाकर स्थिति का आकलन करने दिया जाए, ताकि एक वास्तविक समय सीमा तय की जा सके। लेकिन अधिकारियों ने साफ शब्द में कह दिया कि 3 महीने से अधिक समय नहीं दिया जाएगा और उन्हें हर हाल में इस अवधि के भीतर काम पूरा करना होगा। इस स्पष्ट और सख्त निर्देश के बाद श्रीधरन ने मन ही मन ठान लिया कि यह काम 3 महीने में हर हाल में पूरा होगा, चाहे चुनौतियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। रामेश्वरम पहुंचते ही श्रीधरन ने अपने अंदाज में काम शुरू कर दिया। उन्होंने किसी की सलाह या हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया और पूरे प्रोजेक्ट को अपने तरीके से आगे बढ़ाया। काम शुरू हुए अभी सिर्फ 1.5 महीना ही हुए थे कि लोकसभा में इस पुल के निर्माण की प्रगति को लेकर सवाल उठा। उस समय रेल मंत्री एस.के. पाटिल ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि ब्रिज को पूरा करने के लिए 3 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी केवल 1.5 महीने का समय गुजरा है, लेकिन काम बहुत तेजी से चल रहा है और तय समय सीमा के भीतर इसे पूरा कर लिया जाएगा। परंतु जिस समय रेल मंत्री सदन में प्रगति का ब्यौरा दे रहे थे, उसी समय ब्रिज का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका था। उस रात रेडियो पर यह बड़ी खबर बनी और अगले दिन के अखबारों में पुल के निर्धारित समय से पहले तैयार हो जाने की खबर सुर्खियों में छा गई। रेल मंत्री न केवल अपनी अधूरी जानकारी के कारण असहज महसूस कर रहे थे, बल्कि इस अद्भुत पूर्व उपलब्धि से चकित भी थे। उन्होंने श्रीधरन के इस असाधारण कार्य की सराहना करते हुए उनके लिए 1000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। यही वह घटना थी जिसने श्रीधरन की पहचान को नई ऊंचाई दी और समयबद्धता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की मिसाल कायम की। इसके बाद उन्हें लगातार चुनौतियों से भरे प्रोजेक्ट सौंपे जाने लगे और हर बार उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। 1970 में उन्हें कोलकाता मेट्रो परियोजना की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद श्रीधरन को कोचिन शिपयार्ड का कार्यभार सौंपा गया, जो अपनी देरी और अड़चनों के लिए कुख्यात था। उस समय एमवी रानी पद्मिनी जहाज का निर्माण कार्य काफी पीछे चल रहा था, लेकिन श्रीधरन ने अपनी कुशलता से इसे समय पर पूरा करवा दिया। 1990 में उनकी सेवानिवृत्ति का समय आया, लेकिन उनके अनुभव और नेतृत्व को देखते हुए सरकार ने उनकी सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया। उन्हें कोंकण रेलवे परियोजना का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में इस बेहद महत्वपूर्ण परियोजना को समय पर और सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह परियोजना श्रीधरन के करियर की एक और बड़ी उपलब्धि बनी।
1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में श्रीधरन ने राजधानी की परिवहन व्यवस्था को एक नई दिशा दी, जिससे उनकी पहचान मेट्रोमैन के रूप में स्थापित हो गई। उनकी कुशलता ने दिल्ली वासियों की जिंदगी को बेहद आसान बना दिया। दिल्ली मेट्रो की सफलता के बाद उन्हें कोची मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके अलावा उन्होंने लखनऊ मेट्रो में भी मुख्य सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी और देश की कई अन्य मेट्रो परियोजनाओं को अपने अनुभव से मार्गदर्शन प्रदान किया। की उपलब्धियों के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। 2001 में उन्हें पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2003 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें वन ऑफ एशिया हीरो की सूची में शामिल किया। 2005 में उन्हें फ्रांस का नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर और 2013 में जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार मिला। तो ये था मेट्रोमैन ऑफ इंडिया श्रीधरन की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।